महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो श्रीमती लॉकेट चैटर्जी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, मैं उसके पक्ष में अपनी बात रखना चाहती हूँ। कोरोना महामारी के दौर में जहां सरकार के समक्ष एक ओर जनता के जीवन की सुरक्षा की चुनौती थी, वहीं दूसरी ओर आर्थिक सुरक्षा की भी चुनौती थी और हमारी सरकार ने दोनों ही मोर्चों पर सफल होकर दिखाया है। देश ने इस महामारी के दौर में जान है तो जहान है से लेकर जान भी और जहान भी का सफर तय किया है। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है कि कोरोना महामारी के दौर में दुनिया के तमाम देशों में भारत के अंदर मृत्यु दर सबसे कम रही और रिकवरी रेट सबसे ज्यादा रहा। और आज हमारी अपनी 2 स्वदेशी निर्मित कोवैक्सीन और कोविशील्ड भी आ चुकी है और 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत 50 लाख लोगों का वैक्सीनेशन भी हम कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, अपने देश की संस्कृति के अनुरूप हमने दुनिया के तमाम देशों को भी वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा को अवसर में बदलते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया और उसके अंतर्गत ये हमारी उपलब्धि रही कि जो पीपीई किट्स और जो N95 मास्क भारत में पहले कभी नहीं बनते थे, वो भी हमने बनाना प्रारंभ किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 29,87,000 करोड़ का जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, वो महज एक धनराशि नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रोड मैप था जिसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए, MSME को सुदृढ़ करते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा भी तय की गई और दूसरी ओर ये चिंता भी की गई कि देश में कोई भी भूखा ना सोए। और इसके लिए इस धनराशि से 8 महीने तक लगातार 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त अनाज भी दिया गया, 14 करोड़ मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए, 31,000 करोड़ गरीब महिलाओं के जनधन खाते में ट्रांसफर किया गया और 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाकर 50 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन भी किया गया। देश की अर्थव्यवस्था सरकार की दूरदृष्टि के कारण आज धीरे धीरे पटरी पर वापस आ रही है। 11% की ग्रोथ रेट की बात हमारे IMF ने भी की है, इकोनॉमिक सर्वे ने भी की है। वी शेप रिकवरी हो रही है, GST का कलेक्शन बढ़ा है। इसका मतलब कि हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट सब दिखाई देने लगे हैं और ऐसा लगता है कि 130 करोड़ देशवासियों की एकजुटता और हौसले से पुनः हम बेहतर स्थिति में जल्द ही आएंगे। आर्थिक सुरक्षा और जीवन की सुरक्षा के साथ साथ देश की सीमा की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा विषय बनकर उभरी है और सरकार ने पिछले 6 वर्षों में 7 पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई 15,000 किलोमीटर की हमारी जमीनी सीमा और 7,500 किलोमीटर की समुद्री सीमा पर बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके देश को सुरक्षित करने का भी संकल्प लिया है। वर्ष 2014 से वर्ष 2020 के बीच में सामरिक महत्व की 4,700 किलोमीटर की सड़कें और 15,000 पुल बनाए गए हैं। इसी क्रम में मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली दुनिया की 9 किलोमीटर लंबी सबसे लंबी अटल टनल भी देश को समर्पित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों की इन परियोजनाओं से सेना के लिए परिवहन और रसद आपूर्ति बेहद आसान होगी। इसके साथ ही सरकार ने डिफेंस सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में ही रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा दिया गया है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना की गई है और तीनों सेनाओं में लड़ाकू भूमिका में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इन सारे प्रयासों के कारण अध्यक्ष महोदया, दुनिया के 138 देशों में भारत की सैन्य सामर्थ्य जो है आज 4थे नंबर पे आ चुकी है। तो हमारी सरकार ने एक समर्थ सेना के जरिए सशक्त राष्ट्र को बनाने के लिए सेना के मनोबल और सेना के समर्थ दोनों को बढ़ाने वाले निर्णय किए हैं। सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख भी माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है। इससे संबंधित मैं 2-3 महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहती हूँ। सबसे पहला विषय, एक बहुत वर्षों से जो हमारे देश में मांग हो रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अलग मंत्रालय के गठन की। इस संबंध में मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदया कि वर्तमान समय में हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत OBC कल्याण के विषय को देखा जाता है, लेकिन इसके साथ ही ट्रांसजेंडर्स, ड्रग एडिक्ट्स, बेगर्स, सीनियर सिटीजन्स, दिव्यांग और शेड्यूल कास्ट, इन सबके विषयों को भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देखता है, जिसके कारण वो ओवरलोडेड है। OBC की आबादी देश की 60% है और
आबादी के साइज को देखते हुए, आकार को देखते हुए ये संभव नहीं होता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ओबीसी के विषयों को पर्याप्त अटेंशन दे पाए। इसके साथ ही इस मंत्रालय के बजट का एक बहुत ही छोटा हिस्सा जो ओबीसी समाज है उसके हितों के लिए मिल पाता है। इसलिए नितांत आवश्यक है कि पिछड़ा वर्ग का एक अलग मंत्रालय गठित किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने जनजाति कल्याण मंत्रालय अलग से बनाया, जिस तरीके से हमने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय अलग से बनाया, उस तरीके से यदि हम ओबीसी कल्याण मंत्रालय अलग से बनाएंगे तो निश्चित रूप से बैंक्स में, पीएसयूज में, ब्यूरोक्रेसी में, सेक्रेटरी लेवल पोजीशंस पर और यूनिवर्सिटीज में ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। इसके साथ ही ओबीसी के क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए तक बढ़ाने की जो सिफारिश है वो वर्ष 2015 में संसदीय समिति द्वारा की गई थी। सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने इसे 12 लाख तक करने का सुझाव दिया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार ने पहले इस सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया है और अब सरकार इसे 15 लाख तक बढ़ाने का काम करे। सरकारी नौकरियों में गेजेटेड दर्जा प्राप्त परिवारों को भी ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में कमियों के कारण जो ओबीसी का बैकलॉग है वो आज तक पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा विषय है राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में, और यहाँ तक कि यूपीएससी की परीक्षा के परिणाम में एक बहुत बड़ी विसंगति उजागर हुई है कि जो एससी, एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनको इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य वर्ग से ज्यादा कट ऑफ अंक लाने पड़ रहे हैं। इस विसंगति को भी दूर करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदया, आज जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित हैं उन्हें उस वर्ग से ज्यादा कट ऑफ अंक लाने पड़ रहे हैं जो विकास की मुख्यधारा से हमेशा जुड़े रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विसंगति को दूर करें। अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट और लूंगी, 2-3 मिनट में मैं सारा विषय रख दूंगी। 7 मिनट। कोरोना महामारी के इस दौर में जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत भीषण त्रासदी के रूप में हमारे सामने आया है। अध्यक्ष महोदय, जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए 2015 में पेरिस समझौता हुआ, जिसमें 179 देशों ने तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस पर रोकने का संकल्प लिया। लेकिन G20 देशों में भारत एक अकेला देश है जिसने इस लक्ष्य को हासिल करके दिखाया, और ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में हम कमी ला पाए। इसके लिए भारत की सरकार ने लगातार 6 वर्षों में जो हमारी अक्षय ऊर्जा की क्षमता है उसको 2.5 गुना बढ़ाया है, और आज हमारी अक्षय ऊर्जा की क्षमता 136 गीगावाट है, जो हमारी कुल ऊर्जा क्षमता का 36% है। हमारी सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी का लक्ष्य निर्धारित किया है, और इसके लिए सभी घटक सौर, पवन, बायोमास, बेगास, पन बिजली सभी परियोजनाओं पर सरकार काम कर रही है। ये बहुत ही सराहनीय है। इसके साथ ही ईज ऑफ लिविंग के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार प्रत्येक गरीब को घर, शौचालय, आवास, बिजली का कनेक्शन देने के बाद अब स्वच्छ पीने का पानी देने का संकल्प ले चुकी है, जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से की, और हर घर नल पहुंचाने के संकल्प के तहत प्रतिदिन 1 लाख घरों को जोड़ते हुए आज हम 45 लाख घरों तक पहुंच चुके हैं और 6 करोड़ परिवारों को नल का कनेक्शन दिया जा चुका है। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरा अपना संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर और उसके साथ ही सीमा से सटा हुआ सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य जिला, बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला, जल जीवन मिशन की इस योजना से प्रभावित हुआ है। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूं कि करोड़ों भारतवासियों के जीवन स्तर ऊपर उठे, उनको गरिमा और सम्मानपूर्ण जीवन मिले, इसके लिए सरकार ने एक के बाद एक योजनाएं चलाई हैं, और सुशासन के मंत्र पर निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, गैर राजपत्रित पदों के लिए साक्षात्कार को खत्म करना, 1450 पुराने कानूनों को खत्म करना, ऑनलाइन आरटीआई, घर बैठे धन्यवाद, ये कर्मियों की आधार लिंक बायोमेट्रिक हाजिरी जैसे तमाम सुशासन के कार्य सरकार ने किए हैं, जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। एक अंतिम अध्यक्ष महोदया, मैं एक अंतिम निवेदन सरकार से करना चाहती हूं। हमारी सरकार ने
कई मौकों पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के गठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। ये 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला इसलिए क्योंकि देश की तमाम अदालतों में आज न्यायाधीशों की कमी है, जिसके चलते आम जनमानस का बहुत सारा समय, पैसा खर्च होता है और उनके मामलों का निपटारा समय से नहीं हो पाता है। और इसके साथ ही साथ न्यायाधीशों के पदों पर हमारी निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की मांग में सरकार से करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी को पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।